बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो रनिंग टॉपिक है दैट इज़ इम्यूनिटी, और इसमें हमने लास्ट जो डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था टॉपिक दैट वाज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हमने डिस्कस किया था विद रेफरेंस टू टी लिम्फोसाइट्स। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें बताना है कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें हम आगे चलेंगे, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने किसके बारे में बताना होगा कि हमने ह्यूमरल यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बताना होगा। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, और इसमें हमने क्या बताना है, बेसिकली ह्यूमरल यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के, या इम्यूनिटी कह लें या इम्यून रिस्पॉन्स कह लें। तो ये बेसिकली हमने अब डिस्कस करना है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट टॉपिक में एक चीज़ हमने पॉइंट आउट की थी, आपको रिकॉल करना है पिछले टॉपिक में से, कि जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स जो है ये सेक्रीट करते हैं, क्या चीज़ सेक्रीट करते हैं ये आपको बताया गया था, इंटरल्यूकिन 2 सेक्रीट करते हैं। और ये इंटरल्यूकिन 2 जो है ये स्टिमुलेट करेगा, किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करता है, आपको बताया गया था किसको, ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। बी सेल्स जो होते हैं, याद रखना स्टूडेंट्स के, जब ये स्टिमुलेट होंगे यानी किसकी वजह से, इंटरल्यूकिन 2 की वजह से बी सेल्स स्टिमुलेट होंगे, और बी सेल्स जो होंगे क्या करेंगे, बी सेल्स एक्सप्रेस करेंगे, बी सेल्स एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करेंगे, स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस का मतलब क्या है, उसकी सेल मेम्ब्रेन की बात होगी। तो इस सेल को नाम क्या देंगे, बी सेल रिसेप्टर्स। ये क्या कहलाएंगे, बी सेल रिसेप्टर कहलाएंगे। यानी बी सेल जो है एक्सप्रेस करेंगे स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किस पे, यानी ये ऑफ नहीं करेंगे किस पे, ऑन सेल मेम्ब्रेन पर ये अपने रिसेप्टर्स शो करेंगे। तो नाम क्या देंगे इसको, बी सेल्स रिसेप्टर्स का नाम इसको हम देंगे। तो अब बी सेल रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये जो बी सेल्स रिसेप्टर्स हैं ये अलाउ करेंगे, किस चीज़ को अलाउ करेंगे, बी सेल्स को अलाउ करेंगे टू बाइंड, किसके साथ बाइंड हो, किसके साथ, स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाके ये बाइंड हो, ठीक है जी। तो बी सेल रिसेप्टर्स अलाउ करेंगे बी सेल को टू बाइंड विद द स्पेसिफिक एंटीजन, ये एंटीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। तो अब बाइंड जब हो जाएंगी तो अब इसके फौरन क्या होगा, इसके बाद बी सेल्स जो होंगे ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, इसके बाद बी सेल्स जो है, बी सेल्स ये क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस, यस यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा था, क्या करेंगे, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ सेल्स ये प्रोड्यूस करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स में आपको पता हो कौन कौन से सेल्स होंगे। नंबर 1 इसमें प्लाज्मा सेल्स, क्लोन
क्लोन किसको कहते हैं, कॉपीज़ को कहते हैं, यानी प्लाज्मा सेल्स की कॉपीज़ बनेगी इसमें। और नंबर 2 इसमें क्या बनेंगे, मेमोरी बी सेल्स। तो ये दो तरह की सेल्स इसमें बनेंगे। बी सेल्स डिवाइड होकर पहले क्या बना रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स क्लोन, और उसके साथ साथ क्या बनाएंगे, ये मेमोरी सेल्स भी बनाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स फिर ये प्लाज्मा सेल्स के बारे में अब हमें बताना है कि ये जो प्लाज्मा सेल क्लोन है, प्लाज्मा सेल क्लोन, इसके बारे में आप बताओगे कि जो प्लाज्मा सेल्स क्लोन है ये फ्यू डेज अलाइव रहते हैं, यानी ज़्यादा दिन नहीं, बल्कि हम क्या कहेंगे, लिव फॉर फ्यू डेज, ये कुछ दिन तक जिंदा रहते हैं। लेकिन इस दौरान ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करेंगे अबाउट 10 मिलियन 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स, किस चीज़ के, एंटीबॉडीज़ के, एंटीबॉडीज़ के, किस रफ्तार के साथ, कितने टाइमिंग में, पर आवर, 1 घंटे में तकरीबन ये सिक्रीट करेंगे 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ पर आवर के हिसाब से ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे। तो अब इसमें आपने देखना है कि ये देख सकते हैं ना, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन जो है, इसीलिए तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का नाम दे रहे हैं। तो यही इसकी मेन रीज़न भी होती है। अब इसमें देखिए ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये फिर किधर जाएंगी, ये जाएंगी ब्लड में भी, और प्लस साथ साथ ये टिश्यू फ्लूइड, जिसको आप मुख्तलिफ नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं जी, ठीक है ना। तो ये किसमें, ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड में ये एंटीबॉडीज़ चली जाती हैं। तो अब इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्ट्रक्चरल डिटेल हम देखेंगे किस चीज़ की, एंटीबॉडी की, और फिर हम उसके बाद इसमें इसका रोल भी बताना होगा कि एंटीबॉडी का रोल क्या होता है किसमें, ख़ास तौर पर इस ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। तो लिहाजा सबसे पहले हमने क्या देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी किस किस्म का होगा। तो स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे किसकी तरफ, दूसरे टाइप ऑफ सेल यानी मेमोरी सेल्स का भी हमें आखिर में रेफरेंस देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जनरलाइज स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा ये, जो कि हम कह सकते हैं ये वो स्ट्रक्चर है जो कि कॉमन होगा अमंग डिफरेंट ग्रुप क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। तो लिहाजा सबसे पहली चीज़ इसका आपको पता हो कि कंसिस्ट ऑफ, एंटीबॉडी के बारे में बता रहे हो, कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसमें होती हैं। फिर उसके बाद इसमें इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का जब एनालिसिस करते हो तो इसमें 2 आइडेंटिकल क्या होती है, इसमें लाइट चेन्स, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स कहलाती हैं, और इसमें 2 क्या होगी, आइडेंटिकल हैवी चेन्स, हैवी चेन्स कहलाती है। 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होंगी इन आउट ऑफ दीज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब ये जो चेन्स हैं दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, हम इसको कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए आपस में लिंक्ड होती हैं। क्या चीज़, आइडेंटिकल चेन्स भी और कौन सी, लॉन्ग चेन्स भी, हैवी चेन्स भी और लाइट चेन्स, दोनों ये आपस में लिंक होती है। लेकिन कहाँ पे लिंकेज इसका बनता है वो भी आपको इसमें क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम इसकी डायग्राम शो करना चाहें तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में आप देखें, यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे ये शो कर रहे हैं आपके सामने डायग्राम को गौर से कि यहाँ हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया है। इसमें आपको पता चलता है कि 4 इसमें क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। ये 2 आपको क्या नज़र आती हैं, हैवी चेन्स ये वाली, और ये 2 क्या कहलाती हैं आपको, ये आइडेंटिकल
लाइट चेन्स कहलाती हैं। तो इसमें हमने बताया था कि दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ये देख सकते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज हैवी चेन्स के दरमियान आपको नज़र आ रहा है क्या, बिटवीन हैवी चेन्स आपको दो डाइसल्फाइड ब्रिज नज़र आ रहे हैं, जबकि हैवी चेन और लाइट चेन के दरमियान एक आपको डाइसल्फाइड ब्रिज नज़र आ रहा है यहाँ पे, और एक डाइसल्फाइड ब्रिज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि डाइसल्फाइड ब्रिज इज प्रेजेंट बिटवीन हैवी चेन, बिटवीन लाइट एंड हैवी चेन, एंड लाइट और लाइट चेन के दरमियान नहीं है। तो एमसीक्यूज में यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि डाइसल्फाइड ब्रिज इज एब्सेंट, अब उसमें ऑप्शन दी जाती है आपको, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये लाइट चेन के दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं होता। कितने डाइसल्फाइड ब्रिज हैं हैवी चेन के दरमियान, ये भी आपको याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने इसको डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, किसको, लाइट चेन और हैवी चेन्स को दो डिफरेंट सेगमेंट्स में। वी का मतलब क्या है यहाँ पे, वेरिएबल सेगमेंट कहलाता है, और सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट सेगमेंट कहलाता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप किसका बताओगे, यानी वी के बारे में बताओगे। यानी वी का मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस पाया जाता है किस में, लाइट चेन में। और इसी तरह से अपर रीजन है किस चीज़ का, हैवी चेन का, ये भी वेरिएबल सेगमेंट होता है। यहाँ भी वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस पाया जाता है किस में, इस रीजन में अपनी हैवी चेन। तो लिहाजा ये पार्ट जो होता है इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाती है। इसी तरह इस तरफ भी देखें, ये वेरिएबल रीजन है, ये भी, इसे भी आप क्या कहोगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाएगी। तो कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट है एक एंटीबॉडी में, आप देख सकते हैं दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में आमतौर पे। तो लिहाजा आप इसमें ये आपको क्लियर हो। एक और अहम चीज़ इसको आपने याद रखनी स्टूडेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट सेगमेंट की बात की जाती है, चाहे वो किसका हो, ये हैवी चेन का हो या फिर लाइट चेन का हो, ये कांस्टेंट रीजन जो है, ये कांस्टेंट सेगमेंट जिसको हम कहते हैं, ये याद रखना है कि आपने के जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनको आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, इसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। हर क्लास के लिए जिस क्लास से इसका ताल्लुक, IgG से ताल्लुक है, IgE से ताल्लुक है, व्हाटएवर जो भी इसकी क्लास होती है, एक क्लास की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनमें कांस्टेंट रीजन जो होता है अमाइनो एसिड का सेम होता है फॉर ऑल एंटीबॉडीज़ इन वन क्लास। एक क्लास की एंटीबॉडीज़ में कांस्टेंट रीजन जो होगा, हमेशा याद रखिएगा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस का क्या होता है, सेम होता है। तो फ़र्क सिर्फ किसका होता है, वेरिएबल सेगमेंट का होता है। उसी हिसाब से वो क्या है, अपने साथ अटैच करते हैं किस चीज़ को, एंटीबॉडीज़ को। तो स्टूडेंट ये क्या था आपके सामने, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। हमने इसमें पहले ये एक और भी चीज़ बतानी होगी कि पहले मेमोरी सेल्स को हम देख लेते हैं, फिर साथ हम आएंगे कि एंटीजन जो बेसिकली ख़ास तौर पर एंटीजन बाइंडिंग साइट के हिसाब से हमने ये तो बता दिया, लेकिन अहम चीज़ इसमें हमें ये देखनी है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी क्या होता है, कितने तरह से ये एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन पर एक्ट करता है, और उसके बाद उसमें आगे फर्दर रोल क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, फर्दर उसमें क्या चेंजेस आती हैं, वो फिर हमने इसके बाद देखना है। तो स्टूडेंट पहले हम क्या देख लेते हैं, मेमोरी सेल्स क्या होते हैं। मेमोरी सेल्स, मेमोरी कौन से सेल्स, मेमोरी सेल्स यानी मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स की बात करेंगे। अगर हम कहेंगे कि ये मेमोरी बी सेल्स जो कि सेकंड टाइप है, जो कि हमने बताया था बी सेल जो होते हैं डिवाइड होते हैं टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ सेल। पहली कौन सी थी, प्लाज्मा सेल, दूसरी कौन सी, प्लाज्मा सेल क्लोन, और दूसरी हमने कौन सी बताई है, मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स के बारे में आपको पता हो कि अगर ये जो मेमोरी सेल बन जाते हैं जब, तो इसमें होता ये है कि जब सेम एंटीजन जो होता है एंटर हो बॉडी में बाद में लाइफ में किसी वक्त, तो फिर ये मेमोरी बी सेल्स जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, और ये फिर क्या होते हैं, डिवाइड होकर दोबारा से क्या बनाएंगे, एक्टिव होकर दोबारा से बनाते हैं। ये प्लाज्मा सेल भी बनाते हैं और साथ साथ मेमोरी बी सेल्स भी बनाते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्यूचर इन्फेक्शन से, फ्यूचर अटैक जो होता है सेम एंटीजन का, उससे इसको ये बचाते हैं। तो लिहाजा मेमोरी सेल्स के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेमोरी बी सेल्स, इफ द सेम एंटीजन एंटर इन द बॉडी इन लेटर लाइफ, तो ये एक्टिव हो जाते हैं उस वक्त।
और जैसे ही एक्टिव होंगे दे विल डिवाइड टू प्रोड्यूस व्हाट, मोर प्लाज्मा सेल क्लोन, टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज, और फिर साथ साथ ये क्या बनाते हैं, मज़ीद क्या बनाएंगे, मेमोरी बी सेल्स भी बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर सेम एंटीजन दोबारा अटैक करे तो उससे ये उसको फर्दर प्रोटेक्ट कर सकें। तो लिहाजा ये आपको क्लियर हो जाए मेमोरी बी सेल्स के बारे में भी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के, हमने देखना है कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये हमें देखना होगा। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी हमने क्या देखना है, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यानी हमने क्या देखी, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी क्या होता है। अब इसमें होता ये है कि बेसिकली जब ये बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज जो होती हैं, ये बाइंडिंग जब होती है इसकी टू एंटीजन, तो उसके रिज़ल्ट के तौर पर क्या होगा, इस बाइंडिंग के रिज़ल्ट के तौर पर इनएक्टिवेट हो जाता है क्या चीज़, एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ये इनएक्टिवेटेड, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा क्या चीज़, एंटीजन। अब कितने तरीक़ों से ये बाइंडिंग होती है, ये मोड ऑफ एक्शन जैसे हम बता रहे हैं ना एंटीबॉडी का एंटीजन पे, कितने तरीक़ों से ये एक्ट करती है एंटीजन पे, उसको हमें सिस्टमेटिकली सबसे पहले देखना है। कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बताएंगे कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन क्या होता है। आप देखिए एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज ये क्या करेंगी, बाइंड होगी, किसके साथ बाइंड होगी, ये एंटीजन के साथ बाइंड होगी, तो क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस तरह देखिए, इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं डायग्रामेटिकली। इस तरह ये हम वायरस शो कर रहे हैं, ये हमने क्या शो किया, व्हाट इज़ दिस, वायरस। इस तरह से ये हमने क्या शो किया, ये बैक्टीरियल सेल शो किया। अब क्या होगा कि ये एंटीबॉडी एंटीजन, इनके सरफेस पे क्या होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया की सरफेस पे क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। तो लिहाजा हम ये बताएंगे कि देखिए इस तरह से एंटीबॉडीज़ आकर जहाँ पे इसका ये साइट होगा अटैचमेंट, उसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो ये हमने क्या शो किया, व्हाट इज़ दिस, वायरस, और वायरस पे इसका क्या होगा, एंटीजन, और ये कि हमारे पास एंटीबॉडी। तो क्या बनेगा, एंटीबॉडीज़ एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह से ये बैक्टीरिया हमने शो किए, इसी तरह बैक्टीरिया में भी आप देखिए कि ये हम क्या शो कर रहे हैं, इनकी जहाँ पे भी एंटीजन्स होंगे वहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ आकर यूँ अटैच हो जाएंगी, यहाँ पे आकर ये अटैच हो जाएंगी। तो इस तरह ये सेल कौन सा है, दिस व्हाट इज़ दिस, ये इसका बैक्टीरियल सेल आ गया, और इसकी सरफेस पर क्या हो गया, एंटीजन, और व्हाट इज़ दिस, एंटीबॉडी आ जाती है इस तरह। तो ये न्यूट्रलाइजेशन किस चीज़ की हो रही है, एंटीजन की, एंटीबॉडीज़ और एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनने के रिजल्ट के तौर पे। सेकंड हमने बताना है एग्लूटिनेशन ऑफ, नंबर सेकंड आ जाएगा ये नंबर 1, अब उसके बाद नंबर 2 एग्लूटिनेशन ऑफ माइक्रोब्स, जिसको आप एग्लूटिनेशन का और क्या कहते हैं, क्लम्पिंग भी कहते हैं, माइक्रोब्स। ये देखिए इसमें क्या होगा कि एंटीजन जो होगा ये विद किसके साथ, वॉल ऑफ द बैक्टीरिया क्या बनाएगा, ये क्रॉस लिंक बना लेगा, एंटीजन विद वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये बनाएगा क्रॉस
लिंक बना लेगा, क्रॉस लिंक बनाएगा। ठीक है जी। क्रॉस लिंक जब बन जाएगा तो फिर उसके रिजल्ट के तौर पर आप स्टूडेंट कहते हैं ना कॉजेस बैक्टीरिया टू क्लम्प, इसके नतीजे के तौर पर क्या होगा, ये कॉजेस बैक्टीरिया टू क्लम्प टुगेदर, ये क्या हो जाएंगे, क्लम्प टुगेदर हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहोगे, ये प्रोसेस एग्लूटिनेशन ऑफ द माइक्रोब्स कहलाएगा। इस तरह देखिए डायग्रामेटिकली अगर हम इसको शो करें तो इस तरह से देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पर कि हमने कुछ बैक्टीरियल सेल यहाँ पे शो किए हैं। व्हाट आर दीज आर बैक्टीरियल सेल्स। अब देखिए ये भी बैक्टीरियल सेल इस तरह से शो किए। अब इसके साथ हमने क्या शो करना है, ये एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं, ये एंटीबॉडीज़ के साथ यूँ आकर अटैच हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ की अटैचमेंट हमने शो की है। तो ये क्या बन गया, ये एग्लूटिनेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी क्लम्पिंग हो गए, जुड़ गए आपस में क्या चीज़, ये माइक्रोब्स आपस में जुड़ गए, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन गया है दोबारा से। ये भी क्या बना था, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। और तीसरा रेफरेंस आपके पास आ जाएगा, थर्ड रेफरेंस आपने किस चीज़ का देना होगा, दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ एंटीजन, प्रेसिपिटेटिंग एंटीजन। थर्ड इसमें क्या आएगा, प्रेसिपिटेटिंग व्हाट, एंटीजन्स, प्रेसिपिटेटिंग एंटीजन। अब एंटीबॉडी जो होती है ये बाइंड होगी विद फ्री एंटीजन्स, एंटीबॉडीज ये बाइंड होगी किसके साथ, फ्री एंटीजन्स के साथ, फ्री एंटीजन्स। अब वायरस और बैक्टीरिया नहीं है, उनके फ्री एंटीजन्स जो होंगे उनके साथ ये एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, बाइंड होंगी। और ये बाकायदा क्या बनाएंगी, ये भी आपस में क्रॉस लिंक बनाएंगी, क्रॉस लिंक बन जाएगा। इसमें क्रॉस लिंक बनेगा तो नतीजा क्या होगा कि एंटीजन प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कहाँ से, फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो एंटीजन प्रेसिपिटेट कहाँ से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इसकी प्रेसिपिटेशन कहाँ से हो जाएगी, ऑफ सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेशन कहाँ से हो जाएगी, फ्रॉम सॉल्यूशन। तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे ऑफ सॉल्यूशन। तो लिहाजा ये प्रेसिपिटेटिंग एंटीजन कहलाएगा। अब इसमें हम इस तरह से शो कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये हम शो कर रहे हैं, व्हाट आर दीज, ये जो हम शो कर रहे हैं ये क्या है हमारे पास, ये फ्री एंटीजन्स है। अब फ्री एंटीजन्स के साथ आप ये देखें, हमने फ्री एंटीजन्स यहाँ पे शो किए हैं, इसके साथ अटैचमेंट किस चीज़ की शो करेंगे हम, एंटीजन्स की, अब एंटीबॉडीज़ की। तो ये देखिए ये एंटीबॉडीज़ के साथ आकर अटैच हो गई, एंटीबॉडीज़ के साथ आकर यूँ अटैच हो जाती है, ये एंटीबॉडीज़ इसके साथ यूँ आकर यूँ उनकी अटैचमेंट हो जाती है, ये इसके साथ ये इसकी अटैचमेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्री एंटीजन्स, इनको आप क्या कहोगे, दे आर कॉल्ड फ्री एंटीजन्स। सारा क्या था, पहले केस में थी सॉल्यूशन में थी, जहाँ भी थी ब्लड में थी, व्हाटएवर एवर, तो वो फिर ब्लड प्लाज्मा में। तो लिहाजा क्या हुआ कि अब इसके साथ एंटीजन आकर अटैच हो गए, एंटीजन अटैच हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रेसिपिटेट कर लिया है किसने, एंटीजन ने, किस चीज़ को, ये एंटीबॉडीज़ ने, किस चीज़ को, एंटीजन को। तो लिहाजा ये प्रेसिपिटेटिंग एंटीजन, यानी एंटीजन को किस तरीके से प्रेसिपिटेट कर रही है एंटीबॉडीज़, ये आपको क्लियर हो जाए। तो अब कॉम्प्लेक्स क्या बना है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी हमने बताया था, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी क्या बना था, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या बना था, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। ये तीनों जब कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो स्टूडेंट्स पे दावत किसकी हो जाती है, दावत हो जाती है वही फैगोसाइट्स, मैक्रोफेज की दावत होती, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, ठीक है जी, चाहे ये आ जाए, तीनों, ये तीनों, ठीक है जी, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स भी, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी, अल्टीमेटली ये किसके हवाले हो जाएंगे, दे विल बी हैंडेड ओवर टू मैक्रोफेज। ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये मैक्रोफेज हमने शो कर दिया, ये इसका न्यूक्लियस है। ये इसमें जो डिप्रेशन टाइप बनेगा, यहाँ पर क्या आएगा, एंटीजन आ जाएगा। ये बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, ये बैक्टीरिया के साथ क्या है, इसके एंटीबॉडीज़ हम साथ शो कर रहे हैं, ये इसकी एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ है, इसको ये इस तरह से इनगल्फ करेगा, इनगल्फ करके क्या कर देगा, डाइजेस्ट करेगा। तो ये हमारे पास सेल कौन सा है, दैट इज़ मैक्रोफेज होगा। तो इस तरह से होगा।
अब स्टूडेंट्स एक अहम चीज़ याद रखनी है आपने, यहाँ पे हमने बात की है न्यूट्रलाइजेशन यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक ये बना, एंटीजन एंटीबॉडीज़ कॉम्प्लेक्स एक यहाँ पे बन रहा है, एंटीजन एंटीबॉडीज़ कॉम्प्लेक्स एक यहाँ बन रहा है, तो इसको भी इधर ले आए, ठीक है जी, इसको भी हम इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं। ये तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। तो ये बेसिकली जाकर एक्टिवेशन करेगा, ये तीनों जाकर, यानी एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो हमने बताए हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये जो हमने यहाँ पे बताए हैं, ये बेसिकली इन्होंने जाकर एक्टिवेट किसको करना है? एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं बाकायदा। ये क्या होती हैं? ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, और आपको बताया गया था कहाँ से प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस फ्रॉम लिवर। किस फॉर्म में होती है? एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव? ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, याद रखिएगा। ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है? फ्रॉम लिवर। प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ये पाई जाती है, ठीक है जी। अब होता क्या है? वही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये जो तीनों हमने बताए हैं, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं, ये एक्टिवेट करेंगे। इन्होंने क्या करना है? एक्टिवेट करना है। इन्होंने एक्टिवेट करना है इन प्लाज्मा प्रोटीन को। क्या करेंगे ये? एक्टिवेट। इन्होंने एक्टिवेट करना है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स को। ये जब एक्टिव हो जाएंगी, इन्होंने फिर जाकर एक्ट करना है किसके? जो भी बैक्टीरियल सेल है उसकी सेल वॉल पे जाकर उसने एक्ट करना है, और वहाँ पे जाकर इसने बाकायदा होल बिल्टअप करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हम इसमें शो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके सामने, ये इसकी सरफेस पर हम ये क्या शो कर रहे हैं? ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। ये आकर यहाँ पर क्या बना रही है? व्हाट इज दिस? यहाँ पे आकर ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? व्हाट इज दिस? यहाँ पे आकर ये होल बिल्टअप हो रहा है। जब ये होल बिल्टअप होगा तो उसके रिजल्ट के तौर पर, ये एक हमने दिखाया है, कई जगहों पर सेल पे क्या होगा? ये होल बिल्टअप हो जाएगा, और उसके रिजल्ट के तौर पर ये हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ये बैक्टीरियल सेल है आपके सामने, ये बैक्टीरियल सेल में इस तरह से ये होल बिल्टअप हुआ, ये होल बिल्टअप हुआ, ये होल इस तरह से होल बिल्टअप हो गया, और यहाँ से क्या होगा? इसकी लाइसिस हो जाएगी। यानी ये क्या हो जाएंगे? लाइसिस का मतलब क्या होगा? ये बर्स्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने देखा कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने थे, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन, एग्लूटिनेशन ऑफ ये माइक्रोब्स और प्रेसिपिटेशन ऑफ एंटीजन, ये तीनों सूरतों में हमें क्या मिला था? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मिला था। और इन्होंने जाकर एक्टिवेट किसको किया? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने अटैक किया किस पे? बैक्टीरियल सेल में। उसमें उसने चैनल बनाए, यानी होल बनाए। आपको पता है उससे क्या इंटर होगा? वाटर होगा, सॉल्यूट वगैरह इंटर होंगे। इसके नतीजे के तौर पर क्या होगा? ये स्वेल्स अप होगा सेल, चूँकि सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसको डैमेज होने से बचा रही होती, तो लिहाजा जब जाहिर बात है प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, सेल वॉल में होल बिल्टअप हो जाएंगे, चैनल बन जाएंगे, तो लिहाजा सेल जो होगा वो बर्स्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइसिस हो जाएगी इसकी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्या है? मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या कहलाता है? एंटीबॉडीज़ कहलाता है। तो ये क्या था? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का सेकंड पार्ट, यानी ह्यूमरल यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। तो अब हमने आगे चलकर समअप करना होगा मज़ीद। क्या हमने समअप करना है कि जो इम्यूनिटी है, यानी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को हमने क्या करना होगा? समअप करना है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की टाइप्स हमने समअप करना है सारा। 2 बेसिक टाइप्स हैं, याद रखिएगा। 2 बेसिक टाइप्स किस चीज़ की? ऑफ इम्यूनिटी। 2 बेसिक टाइप्स हैं इम्यूनिटी की। कौन कौन सी हैं? इस तरह से देखिए कि पहले हम किसका रेफरेंस देते हैं, दैट इज़ इनबॉर्न और इनेट। इनबॉर्न, इसको और क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी। बाय बर्थ होती है, इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। याद रखिएगा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं विद रेफरेंस टू
कौन सी, किस हवाले से हमने इसको डिस्कस किया है, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के रेफरेंस से। तो इसमें आपने क्या चीज़ डिस्कस की थी, पहले आपने डिस्कस किया था अबाउट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और फिर दूसरा इस पर हमने क्या डिस्कस किया था, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये हमने डिस्कस किए थे। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। ये इनबॉर्न होती है या इसको आप इननेट इम्यूनिटी का नाम देते। और इसकी जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड। इसको हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड भी कह सकते हैं इसको स्टूडेंट्स। इसके अलावा इसको हम एक और भी नाम देते हैं, इसको आप एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहलाती है। और इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, बस सिर्फ और सिर्फ हमें रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। हमने बताना है कि हाईली स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है, ये हाईली स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है, हाईली स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है, प्रोवाइडेड बाय व्हाट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन प्रोवाइड करता है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब इसमें याद रखना कि ये एकदम से एक्टिवेट नहीं होती, फुली फंक्शनल एकदम से नहीं होती, याद रखना। इसके बाद टेक्स, ये टाइम लेती है, टेक्स सेवरल डेज, कई दिन ले लेती है, किस में, टू बिकम फुली फंक्शनल, टू बिकम फुली फंक्शनल। ये याद रखिएगा कि एकदम से ये एक्टिवेट नहीं होती, एकदम से फंक्शनल नहीं होती, इसको कई दिन लगते हैं एक्टिवेट होने में। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं हमें। अब वायरल इन्फेक्शन होते हैं, शुरू में तो उसके इम्पैक्ट नज़र आता है, लेकिन हम कहते हैं कुछ दिन के बाद ये खुद ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, यही बात होती है कि क्योंकि एडॉप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हाईली स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए ग्रेजुअली बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम अपना काम करना शुरू करता है, और फिर ग्रेजुअली क्या उस पर ओवरकम करके उस पर काबू पा लेता है, और हम कहते हैं जी ठीक हो गए। वजह क्या होती है, उसको कई दिन लग जाते हैं, किस में, फुली फंक्शनल होने में। तो लिहाजा याद रखना है, ये इसमें फ़र्क है। ये जो हमने कहा ना इनबॉर्न या इननेट इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक है, ये तो ऑलरेडी हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम मौजूद है, स्किन मौजूद है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है हमारे पास, फैगोसाइट्स ऑलरेडी मौजूद है, नेचुरल किलर सेल ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा, वो प्रोटेक्शन कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ऑलरेडी मौजूद है। तो लिहाजा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन्फ्लेमेशन वगैरह का रिस्पॉन्स क्विक रिस्पॉन्स होता है, लिहाजा वो तो हमें पता है क्विक रिस्पॉन्स है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कई थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। तो अब आपने क्या करना है, हमने इसी के बारे में बताना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसकी फर्दर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। देखिए इसकी दो मेजर कैटेगरीज के बारे में हमने बताना है, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आपने टू कैटेगरीज में डिवाइड करना है। नंबर 1 इसमें रेफरेंस होगी एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी कैटेगरी इसमें कौन सी आएगी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। पहले हम किसे डिस्कस करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी को। एक्टिव इम्यूनिटी को आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। नंबर 1 इसमें आप रेफरेंस दोगे किस चीज़ का, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी।
अब देखिए क्या होता है, दूसरी कैटेगरी भी हम साथ ही पहले बता देते हैं। ये तो हो गया ना आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। दूसरी कौन सी होगी? नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हमें बताना। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी में स्टूडेंट्स आपको पता हो कि इंजेक्ट किया जाता है या फिर ओरली क्या दिया जाता है? एंटीजन दिया जाता है, जिसको आप क्या कहते हो? वैक्सीन। यानी इसमें हम क्या करते हैं? इंजेक्टिंग और ओरली गिवन एंटीजन। इंजेक्टिंग और ओरली गिवन क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो? कॉल्ड, दैट इज वैक्सीन का नाम देते हो। प्रोसेस क्या कहलाता है इसका? प्रोसेस को क्या कहोगे? वैक्सीनेशन। प्रोसेस वैक्सीनेशन कहलाता है। अब याद रखिएगा कि जब हम वैक्सीन की बात करते हैं ना, तो मोस्ट वैक्सीन किस किस्म की होती है? मोस्ट वैक्सीन्स के बारे में आपको पता हो कि नॉन वायलेंट का क्या मतलब होता है? जो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते। म्यूटेंट स्ट्रेन्स होती हैं। म्यूटेंट स्ट्रेन्स का मतलब क्या होते हैं? काइंड्स होती हैं किस चीज़ की? एटीन्यूएटेड वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ये एट्यूनेटेड नकारा जो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते, वीक, इस किस्म के जर्म्स को हम क्या कहते हैं? एट्यूनेटेड का नाम देते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो किस चीज़ की? पोलियो वायरस की एग्जांपल इसमें दे सकते हो, ठीक है नहीं? अब नतीजा क्या होता है इसका रिज़ल्ट ये होता है स्टूडेंट्स के, इसका रिज़ल्ट होगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। इसके रिज़ल्ट के तौर पर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होती है। किसके लिए? डिफेंस के लिए, बॉडी की। अब इसमें एक और भी चीज़ आपको मालूम हो, कुछ ऐसी भी वैक्सीनेशंस होती हैं जिसमें हम एक सेकंड बूस्टर डोज भी देते हैं। सेकंड बूस्टर डोज इसलिए दी जाती है कि और तेज़ी के साथ क्विकली मज़ीद एंटीबॉडीज़ बने, ताकि लॉन्ग लास्टिंग बॉडी का डिफेंस पैदा हो सके, जिसको हम कहते हैं, क्या नाम देंगे? सेकंड बूस्टर डोज। सेकंड बूस्टर डोज जो दी जाती है एंटीजेंस की, उससे बहुत तेज़ी के साथ ज़्यादा तादाद में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। तो इस किस्म की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और ये बेसिकली क्या है? आर्टिफिशियली क्या चीज़ होती है? बेसिकली वैक्सीन होती है, जो बॉडी में हम क्या चीज़ एंटर करते हैं? एंटीजन ही एंटर करते हैं, ताकि नेचुरल इम्यून सिस्टम बॉडी का एक्टिवेट हो और एंटीबॉडीज़ बनाए। इसी तरह नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कैसे होती है? इसके लिए आपको स्टूडेंट ये पता हो कि जब कोई पर्सन जो होता है बीमार हो जाता है, आसान अल्फाज में हम कह रहे हैं कि कोई शख्स बीमार हो जाता है, व्हेन अ पर्सन क्या होगा? ये इज एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शन, यानी उसमें जरासीम दाखिल होता है, जर्म दाखिल हो जाते हैं, बीमार हो जाता है वो, ठीक है ना? इससे क्या होगा? बिकम्स इल। और फिर फॉर्चुनेट क्या होता है? अहम बात ये होती है, फॉर्चुनेट ये होता है कि रिकवर करता है और क्या करता है? ये सर्वाइव भी करता है, ठीक है जी। मोस्ट केसेस में क्या होता है? वो रिकवर भी कर जाता है और सर्वाइव भी कर जाता है। बच्चों में आपको पता है चिकन पॉक्स वगैरह का रेफरेंस देते हैं उसमें, चिकन पॉक्स। इसी तरह से ये होता है क्या? मीजल्स वगैरह, ये चाइल्डहुड की डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? मोस्ट केसेस में रिकवर हो जाता है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इसमें। इस किस्म की इम्यूनिटी को हम नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं, क्योंकि जर्म्स जो बॉडी में दाखिल हुए थे ना, जर्म्स, जैसे मिसाल के तौर पर वायरस दाखिल हुए, तो साथ क्या दाखिल हुआ इसका?
एंटीजन दाखिल हुआ है, एंटीजन ने किस चीज़ को स्टिमुलेट किया है, ऑब्वियसली आपको पता है सारी डिटेल कि किस तरह से एक्टिवेट करता है। ये हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एंटीबॉडीज़ बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनने के बाद क्या होगा, नेचुरली बॉडी क्या होगी, इम्यून हो जाएगी, बी सेल बनेंगे, मेमोरी बी सेल भी बनते हैं। मेमोरी सेल बी सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और फ्यूचर इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको पता है कि उनका क्या रोल होता है, वो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो लिहाजा ये नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी का रोल आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने किसको डिस्कस करना होगा, पैसिव इम्यूनिटी की तरफ आएंगे कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। पैसिव इम्यूनिटी, अब पैसिव इम्यूनिटी की भी स्टूडेंट्स हमने क्या बताया, 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इसमें आपने रेफरेंस देना होगा किस चीज़ का, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इसका रेफरेंस पहले देख लीजिए, फिर हम आते हैं किसकी तरफ, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की तरफ आते हैं। ओके, तो इसमें आप देखिए कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। इफ़ एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड, इफ एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड in the form of anti-serum. What is anti-serum? Serum containing antibodies is called anti-serum. To make a person immune, to make a person immune against a disease, against a disease, इसको हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड व्हाट, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी का नाम देंगे। तो इसमें की पॉइंट आपको क्या मिलता है कि इसमें क्या चीज़ इंजेक्ट हो रही है, एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट हो रही है, किस सूरत में, एंटी सीरम की सूरत में। अब इसमें अहम बात ये होती है कि जो इसका रिस्पॉन्स होता है, इस किस्म की इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स याद रखिएगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, ये इमीडिएट होगा। हमने एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में क्या बताया था, वो क्या होता है, ग्रेजुअली डेवलप होती है, डेज लगते हैं उसको फंक्शनल होने में। ये क्या है, ये रिस्पॉन्स क्या आपके सामने क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, लेकिन बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा अरसे ये नहीं चलता। जबकि उसमें हमने क्या बताया था एक्टिव इम्यूनिटी में कि वो लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडीज बनती हैं, ज़्यादा अरसे तक बॉडी में रहती हैं, और इसी तरह से मेमोरी सेल्स भी बनते हैं, वो भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो लिहाजा ये नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। अब इसमें देखिए कि जो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है, इसको बेसिकली यूज़ किसके अगेंस्ट किया जाता है, ख़ास तौर पर आप कहेंगे टू कॉम्बैट, यूज़ टू कॉम्बैट, जंग करनी होती है, किसके साथ जंग, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं ये इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं आप बताएंगे उसमें, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप टेटनस का रेफरेंस देते हैं इसमें आप इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, कई किस्म के हेपेटाइटिस होते हैं ना, ये क्या है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, यानी वायरल इन्फेक्शन के जरिए हेपेटाइटिस होगा, उसे क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस का नाम देंगे। इसी तरह से रेबीज़ का रेफरेंस दोगे, मैं रैबिट डॉग बाइट की वजह से क्या होता है, रेबीज़ होता है। इसी तरह से स्नेक बाइट वेनम, स्नेक जब बाइट करता है तो क्या चीज़ इंड्यूस करता है, बॉडी के अंदर अपना जहर डालता है, उसको क्या कहते हैं, स्नेक बाइट वेनम। अब इसी की मिसाल ले लें, इसी को हम अगर एलेबरेट करें तो स्नेक बाइट, इन केस ऑफ स्नेक बाइट वेनम क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है बॉडी में, एंटी टॉक्सिन दिया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, एंटी टॉक्सिन देंगे, एंटी टॉक्सिन दिया जाता है पेशेंट को, किस सूरत में, उसको हम कहते हैं तो सीरम क्या कहलाएगा, सीरम को नाम देंगे, यानी इसका जो सीरम जो हम देंगे उसको कहलाएगा एंटी वेनम सीरम, उसको आप एंटी वेनम सीरम का नाम देंगे।
तो इस तरह से प्रोटेक्शन की जाती है। अदरवाइज़ वो तो फंक्शन होने में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को तो टाइम लगेगा ना, तो उस दौरान तो उस जितना उसको वक्त लगेगा, डेज लगेंगे, तो उतनी देर में तो बंदे की छुट्टी हो जाएगी स्नेक बाइट। तो लिहाजा फौरी तौर पर आपको चाहे क्विक इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए आप क्या कहोगे, उसको एंटी वेनम सीरम उसको दोगे। एंटी वेनम सीरम से मुराद क्या होगा कि ये जो कि इसका टॉक्सिन था, वेनम था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट ये कौन सी इम्यूनिटी आपने देखी है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसकी दूसरी टाइप कौन सी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इसके बारे में देखिए, नाम से जाहिर है गेंड नेचुरली, यानी वो इम्यूनिटी जो कि पैसिव इम्यूनिटी जो कि गेंड नेचुरली, कुदरती तौर पर जो हासिल हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। इसमें आप दो मेजर एग्जांपल कोड करोगे। यहाँ पे हम लिखते हैं मदर, तो ये हम क्या शो करते हैं, फीटस, और किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ किस में जाती हैं, फीटस में जाती है, और उसकी क्या होती है, प्रोटेक्शन उस वक्त तक जब तक कि इसका अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो जाए और अपनी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू ना कर दे, तो उस वक्त तक उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो लिहाजा ये पहला तरीका होता है। दूसरा रेफरेंस आप किसका देते हो, दैट इज़ कोलोस्ट्रम का रेफरेंस दोगे। कोलोस्ट्रम, अब कोलोस्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में स्टूडेंट आपको मालूम है कि आप इसको पढ़ते हो प्रोडक्शन में भी और डेवलपमेंट में भी, और बताते हो कि द फर्स्ट सेक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, द फर्स्ट सेक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, इसको क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम बना देते हैं, फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है। और इसकी एब्जॉर्प्शन आपको पता हो कहाँ से होती है, थ्रू गट। इसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो कहाँ से होगी, थ्रू गट, यानी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो स्टूडेंट ये क्या कहलाता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पहले हमने क्या डिस्कस किया, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो लिहाजा ये पैसिव इम्यूनिटी की क्या टाइप्स है, उससे पहले हमने क्या देखा था, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, उसकी दो टाइप, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हमने बताया। सो व्हाट आर दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आके हमने इसको थोड़ा सा सम अप किया है। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है कि क्या था, इम्यूनिटी का टॉपिक था। तो होपफुली उम्मीद करूँगा कि इसमें से जो भी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए तो डिस्कशन के दौरान आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको क्यूरीज हो पूछ सकते हैं। तो इसको एक तो बेसिकली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से और उसके साथ आगे चलकर नम्स के हवाले से भी साथ साथ कवर अप हुआ है आपका। तो इंशाल्लाह इसका जब आपको पैरेलल इसकी असाइनमेंट मिलेगी वो भी आपने उसको सॉल्व करनी है, उसमें से भी कई क्वेश्चन निकलेंगे, उसको भी फिर हम डिस्कशन सेशन में इसको हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर हमने अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है। यहाँ पर ये आपका यूनिट ख़त्म हो गया, ये काफ़ी लेंथी यूनिट था और अब उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।